क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, जैसे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायो इंसेक्टिसाइड, बायो मतलब हो गया नेचुरल, जो इंसेक्ट किलिंग वाला कोई मटेरियल होना चाहिए, उसे कहते हैं बायो इंसेक्टिसाइड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बायो इंसेक्टिसाइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नीम, नीम से क्या मिलता है, कौन सा ऐसा इंसेक्टिसाइड मिलता है? निकोटीन मिलता है, कोडीन मिलता है, कि आजादी रेक्टिन मिलता है, कि रोटिनॉन मिलता है? सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है आजादी रेक्टिन। तो आजादी रेक्टिन ये जो है नीम से मिलने वाला बायो इंसेक्टिसाइड है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, जब किडनी की माल फंक्शनिंग मतलब किडनी अच्छे से काम नहीं करे तो क्या हो सकता है? कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। तो क्या हो सकता है? यूरिया जो है एक्यूमुलेट मतलब कलेक्ट हो सकता है कहां पे? ब्लड में, जब किडनी कायदे से काम नहीं करे। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? यूरिया का ब्लड में कलेक्ट होना किडनी की माल फंक्शनिंग से। रीनल कैलकुलाई, यूरेमिया, नेफ्राइटिस, यूरोलिथियासिस। सही आंसर क्या है इसका? यूरेमिया। क्या है? यूरेमिया। तो कलेक्शन ऑफ यूरिया इन ब्लड कहलाता है यूरेमिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हेन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग, पेनिसिलिन वाज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड विद द कल्चर ऑफ। तो आपको पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक का कॉन्सेप्ट लाया था सबसे पहले, ठीक है, और वो एक्सीडेंटल ही डिस्कवरी हुई, जिसको सेरेंडिपिटी भी कहते हैं। और पेनिसिलियम वाली स्पीशीज जो है यहाँ पे एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई थी। तो वो कौन से कल्चर पे काम कर रहे थे? अब यहाँ पूछ रहे हैं पेनिसिलियम नोटेटम पे, स्ट्रेप्टोकोकस पे, स्टेफिलोकोकस पे, कि स्ट्रेप्टोबैसिलस पे, किस पे काम कर रहे थे? तो याद रखिएगा, वो जो जिस पे काम कर रहे थे वो बैक्टीरिया था स्टेफिलोकोकस, इस पे काम कर रहे थे, तब पेनिसिलियम की एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी। और ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी कहते हैं सिरेंडिपिटी। क्या कहते हैं? सिरेंडिपिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि अ वाटर फर्न, एक वाटर फर्न है, कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और जो बायो फर्टिलाइजर तरह यूज किया जाता है। तो पहले आपको जानना चाहिए कि वाटर फर्न है और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी फिक्स कर रहा है और में हेल्प कर रहा है, और बायो फर्टिलाइजर तरह यूज हो रहा है। तो क्या है? एजोला है, नोस्टॉक है, स्पाइरुलिना है, कि एडियंटम? सही आंसर इसका एजोला है। एजोला क्या है? एजोला पहली बात तो वाटर फर्न है। अब इसके वाटर फर्न की पत्तियों में क्या होता है कि नोस्टॉक और एनिमिना जैसे स्पीशीज जो है उसमें डेवलप करते रहते हैं, तो वो नाइट्रोजन फिक्स करते रहते हैं। और जब फर्न डाई करता है और बरेड हो जाता है ग्राउंड में, तो वहां पे नाइट्रोजन का क्वांटिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से वाटर फर्न जो है एजोला यूज किया जाता है बायो फर्टिलाइजर की तरह। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्सिंग टाइप में ज्यादातर आप एक्सपेक्ट कीजिए कि मेडिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसीलिए मेडिकल की ज्यादा हम फोकस करते हैं। तो हेल्प्स डैश हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। तो आपको पता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोग कहते हैं। तो इसी तरीके से ब्लड वॉल्यूम होता है, तो किससे बढ़ता है, किससे बढ़ सकता है? मतलब आयरन से, आयोडीन से, फास्फोरस से, सोडियम से, किससे? तो सही आंसर है इसका सोडियम। याद रखिए, सोडियम पोटेशियम पंप होता है। सोडियम की मात्रा जब बढ़ेगी, सोडियम क्या होगा? सोडियम क्या? Na। जब इसकी मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा? वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी, इसको रिटेन करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, और पोटेशियम अगर बढ़ता है तो वाटर रिटेन कैपेसिटी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो वॉल्यूम कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर घटाना हो तो पोटेशियम बढ़ाइए, और ब्लड प्रेशर बढ़ाना है या बढ़ा हुआ है, समझ लीजिए सोडियम भी बढ़ा हुआ है, और सोडियम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं कि अगर कैल्शियम आप ज्यादा लेते हैं डाइट में, क्या हो सकता है? एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैल्शियम, अगर आप कैल्शियम ज्यादा लेते हैं डाइट में तो क्या हो सकता है? डायरिया हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कि स्टोन्स हो सकते हैं। तो कैल्शियम के ज्यादा लेने से किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, कैल्शियम स्टोन्स वहां पे बन सकते हैं, जो कहते हैं किडनी की पथरी। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, अब देखिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। 1918 में एक फ्लू फैला था, अब पैंडेमिक की तरह, जैसे इस बार कोविड फैला था, वैसे ही एक पैंडेमिक है 1918 में फैला, जिसको कहते हैं स्पेनिश फ्लू। और ये भी कोविड की तरह बहुत घातक था, और इसने जो है बहुत नुकसान पहुंचाया था। 4 साल ये चला था, 1918 में हुआ था। इसका नाम था स्पेनिश फ्लू, वो भी वायरस से ही हुआ था। अब वो कौन सा वायरस है? H1N1, इन्फ्लुएंजा वायरस था, सार्स कोरोना वायरस था, कि इन्फ्लुएंजा सी वायरस था, कि सिमियन वायरस था? सही आंसर इसका है H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस था, जिससे स्पेनिश फ्लू पहुंचा था, स्पेनिश फ्लू हुआ था, और वो भी बहुत खतरनाक वायरस था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक और वायरल डिजीज।
तो वायरल डिजीज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। एबोला की बात हो रही है, ठीक है। हाउ डज एबोला स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन? तो आपको पता है कोरोना वायरस जैसे इनहेलेशन से भी फैल सकता है और एयर में डिस्पर्स रहता है। अब एबोला की बात हो रही है, ये बहुत डेडली वायरस है। ये किससे फैलता है? स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड बॉडी फ्लूइड, मतलब अगर डायरेक्ट टच हो रहा है पेशेंट से, या बॉडी फ्लूइड से, स्वेट है, वाटर है। क्या इनहेलेशन से भी होता है कि कंटेमिनेटेड वाटर से होता है, ठीक है, जैसे पानी से ट्रांसफर हो गया, या नन ऑफ द अबव है? तो सही आंसर इसका है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और बॉडी फ्लूइड से ही हमेशा ये ट्रांसफर होगा इबोला, और बहुत ही खतरनाक होता है ये भी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए कुछ ऐसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं लेकिन टेक्निकल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द प्राइमरी कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन? तो वाटर पॉल्यूशन का प्राइमरी कॉज क्या है? जो वाटर पॉल्यूटेड है, प्लांट्स वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं, एनिमल कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हैं, माइक्रोब्स? तो प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स तो हमेशा से, ह्यूमन भी थे लेकिन ह्यूमन की एक्टिविटी ऐसी नहीं थी और जैसे बढ़ गई हैं इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है और इसी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीडीएस विद रिस्पेक्ट टू वाटर? तो आपको पता है टीडीएस नापा जाता है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी बात हम करें तो टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड सीवेज, टोटल डिजॉल्व सीवेज, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड सॉलिड्स। सही आंसर इसको ऑप्शन नंबर सी है, याद कर लिए, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। टोटल डिजॉल्व सॉलिड टीडीएस कहलाता है, ठीक है। अब ये कितना होना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो अलग रिकमेंडेशन, लेकिन ये कहा जाता है अगर 500 ppm 500 ppm तक तो हम कह सकते हैं कि इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इतना रिकमेंडेड है कि इससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं जाए। वैसे सबसे बेस्ट लेवल तो 120 ppm माना जाता है, और 1000 ppm कहा गया है कि अनसेफ हो गया, इसको पीना ही नहीं है। ppm क्या होता है? ppm होता है पार्ट्स पर बिलियन, और ये टीडीएस है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट, इसमें से कौन सी सॉल्ट इज मेन कॉज ऑफ परमानेंट हार्डनेस? क्या पता है, हार्डनेस होती है वाटर में, एक परमानेंट होती है, टेम्परेरी। तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट की सभी। तो हम यहाँ परमानेंट हार्डनेस की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। ये परमानेंट हार्डनेस कॉज करेगा अगर वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12। अभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात हो रही है, इसको CFC भी कहते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर नॉन इन्फ्लेमेबल केमिकल्स मेनली यूज्ड इन, आर नॉन फ्लेमेबल केमिकल्स किस किस में यूज होते हैं? परफ्यूम में, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशन में, क्या ऑल ऑफ द अबव? तो ये परफ्यूम में भी होते हैं, रेफ्रिजरेटर में होते हैं, एयर कंडीशन में होते हैं, ऑल ऑफ द अबव में यूज तो होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस में कंट्रीब्यूट करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशन होती है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में एक मेजर कंट्रीब्यूटर क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी है लेकिन ये ऐसे टेक्निकल आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द वाटर बॉर्न डिजीज, इसमें से वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी है जो पानी की वजह से होती है? डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड, ऑल ऑफ द अबव? सही आंसर क्या है? तीनों ही आंसर सही है, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। तीनों ही, डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड, तीनों पानी की वजह से हो सकती है, वाटर बॉर्न है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत मिलता जुलता है। अब यहाँ बात हुई विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स, इसमें से कौन सी सॉल्ट आर मेन कॉज ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस? अब टेम्परेरी बात हो रही है, वहां परमानेंट की बात हुई थी, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है। सॉल्ट आपको याद रखना है, ऐसे कई सॉल्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि टेम्परेरी हार्डनेस कैसे होती है, तो परमानेंट आपको पता था, टेम्परेरी होगी आपकी मैग्नीशियम कार्बोनेट से, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट टेम्परेरी हार्डनेस कॉज कर सकता है वाटर में। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन समझिएगा, एक सॉइल का क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द सॉलिड वेस्ट डिकम्पोज्ड बाय, जैसे सॉलिड वेस्ट है, मतलब जैसे जो भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल है, अगर उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, तो कोई भी वेस्ट मटेरियल जो सॉलिड है अगर उसमें कोई ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसका डिकम्पोजिशन कैसे होता है? बाय द फ्लो ऑफ वाटर, पानी में अपने आप हो जाता है, सॉइल पार्टिकल से होता है, एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है, कि ऑक्सीडेशन से होता है? सही आंसर क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर लेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल अपने प्रोसेस के लिए, तो इसलिए वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देंगे ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में इसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है उसके डिकम्पोजिशन प्रोसेस में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा हटके पूछ रहा है कि लंग्स आर इनक्लोज विद इन, लंग्स किसके अंदर होती है? पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर, पेरिस्टियम के अंदर, पेरिकार्डियम के प्लूरल में? सही आंसर क्या है इसका? तो लंग्स इनक्लोज होती हैं
प्लूरल मेम्ब्रेन में। किसमें होती हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड होती हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड कब्रगाह है आरबीसी, ठीक है, कब्र है बिल्कुल आरबीसी की। क्या होती है? स्प्लीन है, लिवर है, किडनी है, पैंक्रियाज। सही आंसर क्या है इसका? स्प्लीन। स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, याद रखिएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हट के क्वेश्चन फिर से आ रहा है। बैलेंसिंग ऑर्गन ईयर में क्या होता है? तो आपको पता है ईयर में बैलेंसिंग भी होती है, बॉडी बैलेंस बनाने में। तो कौन सा ऑर्गन होता है वो ईयर में? वेस्टिबुलर अपैरेटस, ऑर्गन ऑफ कॉटाई, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की कॉक्लिया। तो बैलेंसिंग ऑर्गन क्या होता है इसका? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है वेस्टिबुलर अपैरेटस। 18 का ए, द बैलेंसिंग ऑर्गन इज वेस्टिबुलर अपैरेटस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। एक वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट नीड एनी एडिशनल ग्रोथ, एक वाइल्ड टाइप जिसको एडिशनल ग्रोथ नहीं चाहिए, सप्लीमेंट, उसे क्या कहेंगे? फिनोटाइप, ऑक्सोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ की प्रोटोट्रॉफ। तो कुछ इसको एडिशनल ग्रोथ सप्लीमेंट नहीं चाहिए, वाइल्ड टाइप है, अपने आप ग्रो कर रहा है, तो क्या होगा? वो प्रोटोट्रॉफ कहलाएगा, ठीक है। ये भी पढ़ लिया कीजिएगा ऑटोट्रॉफ प्रोटोट्रॉफ क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस समझ रहे हैं ना, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन दिया है CH4, मीथेन, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सभी आपको लग रही होंगी लेकिन इसमें सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये CO जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं कॉज करती, बाकी मीथेन है, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सभी ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती हैं। तो फ्रेंड्स हमारे थे आज के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। कोई कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सब्सक्राइब कर लिया हमारा चैनल। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।